हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट में इस टॉपिक पे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक में। पहले थोड़े कंसेप्ट जो है फोर्स, जैसे फोर्स और लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होता क्या है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स। अब ये जो सारी चीजें हैं, जैसे कि फोर्स के कुछ मतलब टाइप्स है, कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो उसके बारे में थोड़ी सी एक जनरल आइडिया जो है यहाँ पर हम लेते हैं। ओके, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फोर्स से। तो फोर्स जो है, जिसके दो टाइप्स होते हैं फोर्स के। ओके, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिससे कोई भी मतलब कोई भी अगर बॉडी को अगर हमें मूव करना है तो वहां पर क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तभी बॉडी क्या हो जाती है, मूव हो जाती है। या फिर किसी भी चलती हुई बॉडी को अगर हमें रोकना है तो वहां पर हमें एक चीज की जरूरत होती है, वो होता है फोर्स। तो आगे चलकर फोर्स के मतलब जो फार्मूला है, फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, किस तरह से बनेगा ये हम आगे चलकर देखेंगे। अब फोर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। जस्ट आप तो मतलब ये पूरे चैप्टर के बारे में आप जानते हैं, जैसे थोड़ी सी ब्रीफ आइडिया लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, और सीधे हम क्वेश्चन, ज्यादा हमारा फोकस जो है वो न्यूमेरिकल्स पे होना चाहिए, क्वेश्चंस पे होना चाहिए। ओके, तो अभी ये जो है कंसेप्ट वो बहुत ज्यादा डेप्थ में हमें नहीं लेना है। ओके, तो जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं उसके बारे में। तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ये सारे फोर्सेस का है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। ओके, और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट या फिर फील्ड फोर्स भी बोलते हैं हम उसको, नॉन कांटेक्ट या फिर फील्ड फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ओके, बाद में हम देखेंगे कि ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होता क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें तीन लॉज है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। पहला जो है लॉ ऑफ इनर्शिया है। ओके, तो एवरी बॉडी इज इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रेस्ट और कंटिन्यूअस इन मोशन अंटिल वी अप्लाई अंटिल वी अप्लाई एनी फोर्स ऑन इट। जब तक हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं करते, तो यूनिवर्स में अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। ओके, उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ओके, तो इनर्शिया एक मटेरियल की मतलब मटेरियल बॉडी की एक कोई प्रॉपर्टी है। ओके, जिसपे अगर हम जब तक फोर्स नहीं अप्लाई करते तब तक ये बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ओके, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अलग अलग टाइप के इनर्शिया है जिसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। सेकंड लॉ जो है न्यूटन्स का, वो है व्हाट इज दैट, फोर्स से रिलेटेड। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सेकंड लॉ क्या है न्यूटन्स का, सेकंड लॉ, rate of change of momentum, okay, is directly proportional to force applied on it, and the direction of force, direction of momentum is the direction of force. Okay, so rate of change of momentum, तो force is directly proportional to rate of change of momentum। तो ये होता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जो है, जैसे कि तीन बेसिक लॉज है न्यूटन्स के, लॉज ऑफ मोशन, तो इसमें सेकंड लॉ जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो एफ जो है, हम उसको अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के पी टू माइनस P1 डिवाइडेड बाई टी, बाद में के की वैल्यू हम 1 जो है वो लिख सकते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर सकते हैं उसको। तो एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो P2 क्या होता है, तो फाइनल मोमेंटम P2 किसके बराबर है, एम वी के बराबर हम उसको मानते हैं, और इनिशियल मोमेंटम है वो एम यू के बराबर मानते हैं। ओके, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी। तो एफ इज इक्वल टू, एम कांस्टेंट लिखते हैं तो वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी होता क्या है, so that is acceleration, change in velocity with respect to time। so F is equal to ma, तो ये होता है फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारा सेकंड लॉ है। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ। अब यहाँ पर देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, एसआई यूनिट जो है फोर्स का, एसआई यूनिट वो होता क्या है, एसआई यूनिट या तो हम न्यूटन में उसको मेजर कर सकते हैं, या फिर अगर ये मास, तो ये किलोग्राम, अब ये किलोग्राम मीटर पर
सेकंड स्क्वायर, ये भी हो सकता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और या फिर न्यूटन में हम उसको मेजर कर सकते हैं फोर्स। ओके, और थर्ड लॉ जो है न्यूटन का, थर्ड लॉ, तो थर्ड लॉ क्या है? एक्शन रिएक्शन के बेस पे एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर किसी बॉडी में हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स वहां पर लगाती है। ओके, एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स है। ओके, तो ये होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पर देखो, ये जो है सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ से हम एक मतलब ये कंसेप्ट है जो कि इसके ऊपर डिपेंड है, वो है इम्पल्स वाला। ओके, तो इम्पल्स एक छोटा सा कंसेप्ट हम देखेंगे और आगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी हम उसको स्टडी करते हैं। तो इम्पल्स देखो, इम्पल्स होता क्या है? इम्पल्स मतलब क्या है? फोर्स इनटू टाइम। ओके, सो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। अब ये जो फोर्स है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में एक्ट होने वाला फोर्स है, बहुत कम ड्यूरेशन में एक्ट होने वाला फोर्स है, तो फोर्स इनटू टाइम। तो ये इम्पल्सिव फोर्स दैट इज, और इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम किसके बराबर है? अब इस डेफिनेशन से अगर देखा जाए तो फोर्स इनटू टाइम किसके बराबर है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर, एफ इनटू टी, सो दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। ओके, यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, सो चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ओके, तो ये फोर्स जो है वो इंपल्सिव फोर्स होता है। चेंज इन मोमेंटम क्या है यहाँ पर? एम वी माइनस एम यू दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो इम्पल्सिव फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है? तो ये चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, इम्पल्सिव फोर्स। ओके, तो ये इम्पल्सिव फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जितना टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम होगा उतना इम्पल्सिव फोर्स जो है वो उस तरह से हम उसको ज्यादा होगा वहां पर, और जितना टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज्यादा है उतना इम्पल्सिव फोर्स कम होगा। अब इसके बेसिक एप्लीकेशन जो है इम्पल्स के, हम कहाँ पर देखते हैं? जैसे हमें क्रिकेट खेलते हैं आप लोग, तो देखते हैं जैसे कैच अगर हमें पकड़ना है क्रिकेट जब खेलते हैं, तो ऐसे हम ऐसे नहीं पकड़ते कभी भी, तो कैच ऐसे पकड़ते हैं, तो थोड़े से हाथ जो है हमारे हैंड्स, तो उसको हम थोड़ा सा खींचते हैं इस तरह से। वो क्यों खींचते हैं? क्योंकि वहां जब बॉल हमारे हाथों में फंस जाता है, तो जब हम उसको ऐसा करते हैं तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा रहता है, ताकि इम्पल्सिव फोर्स जो है वो कम हो जाए। और इम्पल्सिव फोर्स अगर कम होता है तो जो हाथ मतलब जो लगने वाले मतलब वो जो चांसेस रहते हैं ना, जैसे कि बॉल लग गए हम बोलते हैं ना, तो वो चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, तो ये होता है इम्पल्सिव फोर्स। अब इम्पल्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? सो इम्पल्स दैट इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स को हम चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हैं। सो इम्पल्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इम्पल्सिव फोर्स से अलग अलग बातें हैं। सो चेंज इन मोमेंटम। ओके, इम्पल्स। अब एसआई यूनिट जो है इम्पल्स का, तो ये क्या आ जाएगा एसआई यूनिट? ओके, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, तो इम्पल्स दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ओके, और फोर्स का क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये टाइम तो नीचे है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और फिर ये सेकंड इस तरह से आ जाएगा, तो ये यूनिट जो है उसका, तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। ओके, तो अब आगे चलकर थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे, या फिर न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं उसको। ये होता है इम्पल्स। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक कंसेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब थोड़े से रिवाइज करते हैं, एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं इसके बारे में, और फिर न्यूमेरिकल्स, ज़्यादा तो हमारा फोकस न्यूमेरिकल्स पे होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम तो वहाँ पर एक कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर कंसेप्ट किस तरह से अप्लाई किया जाता है, ये भी हम वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम तो हमने अभी देख लिया। ओके, मोमेंटम होता क्या है? तो मोमेंटम क्या होता है? सो मोमेंटम जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या है? एम वी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सो दैट इज मोमेंटम। ओके, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? व्हेन टू बॉडी कोलाइड्स ऑन ईच अदर, देन इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम या फिर ऑफ द बॉडी दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो हम वहां पर देखते हैं कि इनिशियल मोमेंटम जो भी रहता है बिफोर कोलिजन, सो दैट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, वो दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो सिस्टम का जो भी मोमेंटम है बिफोर कोलिजन जितना होगा उतना ही आफ्टर कोलिजन होता है, सो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। जिसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कोई बॉडी है जिसका मास m1 है और ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है। दूसरी एक बॉडी है जिसका मास m2 है, वो u2 बॉडी से मूव कर रही है। किसी एक ड्यूरेशन में जाने के बाद अब यहाँ पर इसके लिए कंडीशन ये बनाई जाती है u1 दैट शुड बी ग्रेटर देन u2, तभी ये जाके एक दूसरे पे कोलाइड होगी। अगर दोनों का वेलोसिटी सेम है तो कभी कोलिजन ही नहीं होगा। ओके, तो u1 इज ग्रेटर देन u2, तो ताकि ये m1 इसके ऊपर जाके कोलिजन होगा यहाँ पर। तो ये ड्यूरिंग कोलिजन वाला सिस्टम है, ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन। और अब ये बिफोर कोलिजन वाला सिचुएशन है, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। और ये आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन ये m1 अब यहाँ पर कोलाइड हो गई। ओके, तो यहाँ पर एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, एक यहाँ पर फोर्स अपोजिट वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, एक यहाँ पर लग रहा है, m1 m2 पे फोर्स लगा रहा है, m2 m1 पे फोर्स लगाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर m1 जो है, तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v1। सो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1, और ये m2 जो है इसकी वेलोसिटी हो गई v2, m2 की v2 वेलोसिटी हो गई। ओके, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना था सिस्टम का? दो, ये सिस्टम मतलब ये दो बॉडीज। तो बिफोर कोलिजन, ओके, मोमेंटम, बिफोर कोलिजन मोमेंटम, तो मोमेंटम कितना होगा ये दो बॉडीज में बिफोर कोलिजन? टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ये कितना होगा? m1 u1 प्लस m2 u2। इसका मोमेंटम कितना? m1 u1, इसका मोमेंटम m2 u2 आफ्टर कोलिजन। ओके, तो दैट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम, ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन, या फिर सिस्टम भी बोल सकते हैं आफ्टर कोलिजन। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? m1 मास तो उतना ही रहेगा, m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये होता है हमारा फार्मूला। ओके, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। तो ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बेस पर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, इसका फार्मूला भी हम डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो वो क्या होता है वो भी हम देखेंगे, ये याद रखना, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। ओके, अब रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन ये क्या होता है देखेंगे। जिसके ऊपर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब होता क्या है देखो, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, तो कोई एक गन है, मास ऑफ गन, मास ऑफ गन हम मानते हैं यहाँ पर कैपिटल एम। ओके, मास ऑफ बुलेट, पहले हम डेटा क्लियर करते हैं। मास ऑफ बुलेट मानते हैं स्मॉल एम, वेलोसिटी ऑफ गन, ओके, तो ये कैपिटल वी, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये स्मॉल वी लिखते हैं, स्मॉल वी। ओके, स्मॉल वी कैपिटल वी, स्मॉल एम कैपिटल एम, इसमें डिफरेंस देखना। ओके, अब जैसे गन, सॉरी बुलेट गन के अंदर है, तो ये सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या होगा? टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा यहाँ पर? टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, तो हम उसको एक सिस्टम मानते हैं गन और बुलेट को। सो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम यहाँ पर क्या है? बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग
ओके, तो बिफोर फायरिंग कितना है यहाँ पर? 0, क्योंकि गन भी रेस्ट पोजीशन में है और मास भी रेस्ट पोजीशन में, दोनों रेस्ट पोजीशन में। पहले हमने m1 u1 प्लस m2 u2 पहले के केस में जब हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, तो वहां पर वो क्यों लिया था हमने? क्योंकि वहां पर वेलोसिटी थी, इनिशियल कुछ वेलोसिटी, अब दोनों भी रेस्ट पोजीशन है, बिफोर फायरिंग वाली सिचुएशन है, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आगे चलकर। अब टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर फायरिंग, तो टोटल दैट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर फायरिंग, तो फायर करने के बाद टोटल मोमेंटम इसका देखना है। ओके, तो ये तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? जैसे बुलेट आगे चली जाएगी जब हम फायर करते हैं, तो बुलेट आगे जाएगी। ओके, व्हेन bullet is fired from gun, then bullet moves in forward direction with a particular velocity. At the same time, gun moves in backward direction with a particular velocity. That particular velocity is called as recoil velocity of gun. तो ये जो बैकवर्ड मोमेंट है गन का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? ये यहाँ पर टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग तो 0 है, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर फायरिंग क्या आ जाएगा? एम वी प्लस एम वी, तो ये कैपिटल एम और ये वी। तो हमें क्या पूछा है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, तो वी क्या आ जाएगा? तो ये माइनस एम वी दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम वी, तो ये v दैट इज इक्वल टू माइनस एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। ओके, तो ये फार्मूला आता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का। तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आगे चलकर हम देखेंगे। अब यहाँ पर माइनस साइन जो यहाँ पर दिया है, तो ये बस डायरेक्शन के लिए दिया है। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में आपको आंसर पूछा जाता है, तो आप डायरेक्टली मैग्नीट्यूड फॉर्म में मतलब प्लस वाला ही आंसर लिखना। माइनस साइन यहाँ पर क्यों है? तो ये बस डायरेक्शन बताता है कि बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, गन बैकवर्ड मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, तो ये होता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। इसके ऊपर भी आगे चलकर क्वेश्चंस देखेंगे। तो अब जो कुछ बेसिक फार्मूले है और कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे हमने मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये जो कुछ ग्राफ्स देखे थे, तो उस ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन इस टॉपिक में है। किस तरह से पूछा जाता है? जैसे कि फोर्स जो है, इंपल्सिव फोर्स, तो जैसे फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक ग्राफ से हम फोर्स कैसे निकालेंगे, या फिर इंपल्सिव फोर्स कैसे निकालेंगे, इंपल्स कैसे निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, ये सारे क्वेश्चंस अब ग्राफ से रिलेटेड जो है इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो अब ज्यादा देर हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, तो सीधा हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जब क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसी टाइम में कुछ डिस्कशन पूरे टॉपिक का भी हम करेंगे। ओके, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, बस शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट में इस लॉज ऑफ मोशन पे किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ये भी हमें यहाँ पर देखना है। ओके, फ्रिक्शन पे भी किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो फ्रिक्शन एक बेसिकली कांटेक्ट फोर्स है। ओके, तो ये अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। ओके, ये भी हम जानते हैं। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स, इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली हम क्वेश्चन में देखेंगे। ओके, तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ फील्ड गन ऑफ मास, अ फील्ड गन ऑफ मास, गन ऑफ मास 1.5 ton, 1.5 ton fires a shell of fires a shell of mass 15 kg, mass 15 kg with a with a velocity of 150 meter per second, 150 meter per second. Calculate the velocity, calculate the velocity of the recoil of the gun, of the recoil of the gun. पहला ऑप्शन है 1 मीटर पर सेकंड,
दूसरा ऑप्शन है 1.5 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 3 मीटर पर सेकंड, चौथा ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पर आपको दे दिया है जो भी अब कन्वर्जन जो है, तो कन्वर्जन भी आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। ओके, तो मास दे दिया है 1.5 टन, उसका किलोग्राम में भी हम कन्वर्ट करते हैं। ओके, फील्ड गन, जैसे अभी हमने रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन वाला जो अभी कंसेप्ट देखा था, तो उसी बेस के ऊपर इसके क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। अ फील्ड गन ऑफ मास 1.5 टन, तो ये मास जो है गन का हम कैपिटल लिखेंगे 1.5 टन। तो ये 1 टन किसके बराबर होता है? बराबर 1000 केजी के बराबर। 1.5 इंटू 1000। ओके, तो ये 31500, तो ये मास आ गया गन का 1500 केजी। और शेल का जो मास है वो स्मॉल एम, शेल जो भी बुलेट जो भी रहता है, तो उसका मास कितना है? 15 केजी। बहुत ज्यादा दे दी। ओके, तो बड़ी होगी कोई। ओके, विथ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, तो इसके वेलोसिटी कितनी है? 150 मीटर पर सेकंड। ओके, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन, तो कैपिटल भी आपको पूछा है। तो हमने अभी देखा है, अब ये प्लस में आंसर है सारे, तो सीधा मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख सकते हैं, v दैट इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन वाला फार्मूला जो हमने अभी देखा था। हमने अभी बोला था कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो अब डायरेक्टली वो जो है वो फार्मूला हम यहाँ पर लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं? बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, तो वो क्या बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? तो मोमेंटम ऑफ गन, ओके, दैट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ शेल। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं उसको। ओके, तो ये v दैट इज इक्वल टू कैपिटल V दैट इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? स्मॉल m, स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो स्मॉल m क्या है यहाँ पर? 15, 150, और ये कैपिटल M क्या है? 1500। एक जीरो एक जीरो कैंसिल हो गया। ओके, ये यहाँ पर कितना हो गया? ये 10 हो गया। तो ये कितना आ रहा है? 1.5। तो 1.5 हमारे पास ऑप्शन है। ओके, सो दैट इज 1.5 मीटर पर सेकंड, तो बी ऑप्शन है ना हमारे पास। सो 1.5 मीटर पर सेकंड, तो डायरेक्टली हम बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करके डायरेक्टली इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो देखो आगे चलकर क्वेश्चन और, तो ये फार्मूला या फिर कंसेप्ट से क्या हो जाता है कि मतलब चीजें बहुत आसान हो जाती है, तो डायरेक्टली हम उसको सॉल्व, लेकिन इसके लिए हमें ये फार्मूले मालूम होना चाहिए। इसलिए तो जितना इम्पोर्टेंट है, हमने वो थोड़े से फार्मूले रिवाइज किए ताकि आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो सके। ओके, तो देखते हैं और नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन। रॉकेट, रॉकेट ड्राइवन स्लेज स्पीड up from up from 40 meters, 40 meters per second, per second to 55 meter
55 meters per second in 5 seconds. In 5 seconds. Using an engine, using an engine that produces produces 3,500 newtons of thrust. How much thrust would how much thrust would be needed would be needed to get the same to get the same increase in increase in speed 2 सेकंड। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को। तो ऑप्शंस दे दिए आपको यहाँ पर 8,550, 8,750, सी ऑप्शन है 8,700 और डी ऑप्शन है 8,500। अब ये जो है उसको ध्यान से देखना है। पहले रीड करो क्वेश्चन को ताकि मतलब क्या पूछा है ये हमें यहाँ पर देखना पड़ता है। ओके, rocket driven sleigh speed up from 40 meters per second, okay, to 40 meters per second to 55 meters per second, okay, तो ये change in time वाला है in 55 meters per second in 5 seconds using an engine that produces 3,500 newtons of thrust, ये force है। How much thrust would be needed to get the same increase in speed 2 seconds? तो ये 2 सेकंड में सेम स्पीड इंक्रीज करने के लिए अब ये जो है इम्पल्स वाला कंसेप्ट है। ओके, तो अब इससे पता चल रहा है कि हमें इम्पल्स वाला कंसेप्ट है और दोनों के लिए सेम ही इम्पल्स हाउ मच थ्रस्ट वुड बी नीडेड टू गेट द सेम इंक्रीज इन स्पीड। ओके, तो इंक्रीज इन स्पीड मतलब यहाँ पर क्या है इम्पल्स वाला, तो दोनों केस में सेम इम्पल्स है। इम्पल्स क्या है सेम है। ओके, तो इम्पल्स का फार्मूला हमने अभी देखा है। वैसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसके लिए जो हमने इम्पल्स का कंसेप्ट देखा था इसके ऊपर भी क्वेश्चंस मतलब आपको पूछे जाएंगे। जैसे रिकॉइल वेलोसिटी वाला थोड़ा सा अलग है, इम्पल्स वाला थोड़ा सा अलग है। तो ये इम्पल्स मतलब क्या है फोर्स इनटू टाइम, अभी हमने देखा है। तो ये एफ इंटू डेल्टा टी चेंज इन टाइम। ओके, तो एफ वन लिखते हैं उसको और एफ टू इंटू डेल्टा टी, सो दैट इज ऑल्सो चेंज इन टाइम। अब यहाँ पर फोर्स आपको दे दिया है। ओके, तो एफ वन एफ टू ये डेल्टा टी वन डेल्टा टू निकाल सकते हैं और आपको एफ टू यहाँ पर निकालना है डेल्टा टी वन डेल्टा टी टू। तो एफ टू दैट इज इक्वल टू एफ वन इंटू डेल्टा टी वन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी टू। अब यहाँ पर एफ वन कितना है फोर्स यहाँ पर जो लगाया है यूजिंग एन इंजन दैट प्रोड्यूसेस न्यूटन्स ऑफ थ्रस्ट, सो 3,500। और ये चेंज मतलब टाइम मतलब टाइम का जो चेंज है वो कितना है, एक बार 5 इन 5 सेकंड और दूसरा क्या है इन 2 सेकंड, तो 5/2। तो पहले केस में 5 है, दूसरे केस में 2। ओके, यही तो दे दिया है ना। रॉकेट ड्राइवन स्लेज स्पीड अप फ्रॉम 40 मीटर्स पर सेकंड टू 55 मीटर्स पर सेकंड इन 5 सेकंड। तो इतने 5 सेकंड में ये स्पीड इतनी बढ़ाता है। ओके, यूजिंग एन इंजन दैट प्रोड्यूसेस 3,500 न्यूटन्स ऑफ थ्रस्ट। उसका थ्रस्ट कितना था 3,500। हाउ मच थ्रस्ट वुड बी नीडेड टू गेट द सेम इंक्रीज इन स्पीड इन 2 सेकंड। तो इंक्रीज इन स्पीड जो है बस 2 सेकंड में जाने के लिए हमें
कितना फोर्स एक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो जाहिर है कि ज्यादा ही फोर्स हमें एक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये 3500, तो ये इंटू 5, ओके, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, ये 0 0, ये 5, यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये 7, ये 5 और 0, 8750, यस, 8750। तो हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन है। तो इतना फोर्स लगाने के बाद तो सेम इंक्रीज इन स्पीड, 2 सेकंड में उतनी स्पीड वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब जाहिर है कि फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये इम्पल्स वाला जो कंसेप्ट है, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 8750, व्हाट इज दैट, बस इतना ही दे दिया है। ओके, इम्पल्स, तो कोई एक जो यूनिट है उसका, तो यूनिट में हम यहाँ पर उसको निकाल सकते हैं। तो ये न्यूटन में भी लिख सकते हैं उसको, न्यूटन, न्यूटन वो थ्रस्ट जो है दे दिया था क्या, अच्छा न्यूटन में दे दिया है, तो ये न्यूटन लिखो यहाँ पर। ओके, न्यूटन, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़े से कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में। और लेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो ये सब मतलब पर सेकंड टू 55 मीटर पर सेकंड, ये ऐसा देखकर घबराना नहीं है आपको, तो सीधा हम यहाँ पर कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग, a man is standing on a boat, on a boat in still water, in still water, still water मतलब जो ठहरा हुआ पानी है वो। if he walks, if he walks towards the shore, towards the shore, किनारा, the boat will, the boat will, number one, move away from shore, move away from shore, from the shore. सेकंड ऑप्शन है remains stationary, remains stationary. सी ऑप्शन है move towards the shore. डी ऑप्शन है sink, ये डूब जाएगा। तो अभी यहाँ पर देखो इसका जो आंसर है वो किस तरह से हम, अब ये कोई मैन है शोर की तरफ मूव कर रहा है। ओके, सिंपल है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ बोट इन स्टिल वाटर, ओके। तो कोई स्टिल वाटर है, बोट पे कोई एक मैन स्टैंडिंग है, ओके, इस तरह से खड़ा है। अब क्या कर रहा है, श्योर मतलब इस तरह से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, किनारे की तरफ वो चल रहा है। और ये स्टिल वाटर है, अगर ये आगे चल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो शिप है या फिर हम उसको नाम क्या दे दिया उन्होंने, बोट। तो ये जो बोट है वो क्या हो जाएगा, मूव अवे फ्रॉम द शोर, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर कोई आगे चल रहा है तो ये बोट क्या करेगा, पीछे की तरफ धकेल, मतलब पानी स्टिल वाटर में पीछे की तरफ जाएगा। मैन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये बोट इस डायरेक्शन में चली जाएगी। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। तो ये मूव अवे फ्रॉम द शोर, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ of mass to kg is shown in figure, is shown in figure. The force required to move, force required to move the object, to move the object for first 4 seconds is, for first 4 seconds is velocity time graph of an object of mass 2 kg. ओके, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे दिया है इस तरह से। ये 0, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर 2, ये 4, टाइम इन सेकंड, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, यहाँ पर वेलोसिटी दे दिया है। और ये कितना है, 4, और ये 8। यस, और ऑप्शन है यहाँ पर 0, 4 न्यूटन, सी है 2 न्यूटन, डी है 8 न्यूटन। अब इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। फोर्स रिक्वायर्ड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ये स्ट्रेट लाइन दिखाता है तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, बराबर है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। तो हम पहले क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो स्लोप ऑफ लाइन, तो इस लाइन का स्लोप अगर हम यहाँ पर लेते हैं, ओके, इस पॉइंट पे, तो ये कितना है, 8, और ये 4, तो ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4, और ये कितना है, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो 4/2, सो दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन। और आपको फोर्स पूछा है, ओके,
तो फोर्स क्या आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन है 2, तो फोर्स आ जाएगा 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन हमारे पास ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये 4 न्यूटन बी ऑप्शन। ओके, तो ये पॉजिटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन इसका, सो दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन। तो इस लाइन का हम स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स निकालेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस तरह से ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस, जैसे हमने पहले अभी इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के बोला था कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस इस पे, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसके ऊपर ऐसे पूछे जाते हैं। अब मोशन टॉपिक में भी हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा, एक्सेलरेशन वाले ग्राफ देखे। अब वहां पर कुछ अलग पूछा जाता था, अब यहाँ पर कुछ अलग पूछा जाता है। ओके, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेंगे। अब ये लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे, जो कि शाउस स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।